तुम सबको, और इनको याद रखिए, ज्यादा नहीं। देखिए जैसे बताया गए हैं तुमको कि ज्यादा तुम बहुत, तुम्हारे पास खजाना है, जैसे है ना कुछ ना वो ऊपर से बरस रहा है, तुम अगर हाथ फैलाओगे ना, हाथ फैलाओगे इसमें तो कुछ ना कुछ उसमें अटक जाएगा, अटकेगा ना। मान लो बहुत चीज गिर रहा है, कुछ ना कुछ तो पकड़ावे करेगा ना। तो तुम सबके पेज में, किताब में जो था 8-10 पेज पढ़े हो ना, 8-10 पेज में से कम तुम 8-10 पेज पढ़ चुके हो, इसमें से कुछ ना कुछ तो अवश्य याद होगा ना। इस यहाँ पर पढ़े इसलिए याद होगा, घर पर भी पढ़ते और समझ में आता। घर पर थोड़ा शांति, थोड़ा रिलैक्स होकर भी पढ़ लेती ना। अब यहाँ पर कहानी पर हम आते हैं। यहाँ ये कहानी नहीं है, ये एक साक्षात्कार। साक्षात्कार के बारे में पहले भी बता दिए, यानी कि तुम सबका वो जो कितने नंबर पाठ है यहाँ बताइए। 7 नंबर पाठ में, 8 नंबर पाठ में है जीत जीत में निरखा दूं, जो तुम सबका हिंदी का 8वां नंबर पाठ है। 8वां नंबर पाठ में पढ़ना पड़ेगा, जीत जीत में निरखा दूं। सबसे पहले यहाँ पर जीत जीत क्या होता है, यानी कि देखिए एक बात तो इसमें याद रखिए, जीत जीत में निरखा दूं, एक उपलब्धियां तुम्हें प्राप्त हुई, तुम निखर गए। जैसे मान लीजिए तुमने 10th का एग्जाम दिए, टॉप कर गए, और उसके बाद इंटर का परीक्षा दिए, उसमें भी टॉप कर गए, बीए का परीक्षा दिया, उसमें भी टॉप कर गए। यानी कि तुम्हारे साथ जितने भी एग्जाम हो रहा था, सभी तुम क्वालिफाई कर रहे हो, सभी में पास हो रहे हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा वैल्यू और तुम्हारा प्रतिष्ठा बढ़ते जाएगा ना। मैट्रिक में ही टॉप कर जीते, और इंटर में भी टॉप कर गए, कोई जॉब में फॉर्म भरा, जॉब भी तुम एक बार में पास कर गई, तो तुम्हें बार बार जीत मिल रहा है। और जितना बार तुम्हें जीत मिल रहे, उतना बार तुम फेमस हो रहे, तुम प्रसिद्ध हो रहे, तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ रहा है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ रहा है, तुमको लोग जान रहा, तुम्हारा नेटवर्क का क्षेत्र बढ़ रहा है, समझ रहे हो। इसलिए इसमें बिरजू महाराज जी के बारे में जो बताया गया है, वह उसको जितनी भी सफलता मिली उसमें वह निखर रहे, मतलब उसका वैल्यू बढ़ रहा है। अब इसको याद कैसे रखोगे, जीत जीत में निरखा। तो यह जो लेख है, इसको लिखा किसने है, इसका लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज हैं। और यह विधा कौन सी है, तो विधा है साक्षात्कार, यानी कि यह न निबंध है, न कविता है, न कहानी है, न उपन्यास है, यह एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब पहले भी बता दिए, इंटरव्यू है, यानी दो व्यक्तियों के बीच बात हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज के जीवन परिचय समझ लेते हैं, यानी कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ है, इसको जानिए। जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी जफरीन अस्पताल में हुआ, यानी कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में जफरीन अस्पताल में हुआ। कब हुआ, 8 बजे के करीब समथिंग हुआ था। और किस ऋतु में हुआ था, वसंत ऋतु में। किस ऋतु में, वसंत ऋतु में। जब उसका जन्म हुआ था तो वह 3 बहनों से वह छोटे थे। जब 3 बेटियां उसके पिताजी को हुए, उनके बाद उसका जन्म हुआ। 3 बहनों के बाद उसका जन्म हुआ। अब वह अपने अंतिम संतान था, सिर्फ उस मतलब भाई में सिर्फ एक ही था लड़का, सिर्फ उसके पिताजी को एक ही था, जो जिसका नाम बिरजू था। माँ, जब इसका जन्म हुआ था ना, उस समय इसकी उम्र जो है 28 वर्ष थी। उसकी माँ की उम्र 28 वर्ष थी। जब पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ तो उस समय उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 28 वर्ष थी। और उसकी बड़ी बहन जो थी, लगभग उसकी उम्र 15 वर्ष थी। उसकी बड़ी बहन 15 वर्ष की थी। और उसके परिवार में कितने व्यक्ति हो गए कुल, उसके परिवार में कुल व्यक्ति 4 हो गए, 3 बहन हो गए और 1 भाई, पंडित बिरजू महाराज। अब इसमें इसका जीवन परिचय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय सिर्फ इतना ही याद रखें, और इसकी कुछ रचनाएं नहीं है, कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे संगीत साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिला। ऐसे उसकी उपलब्धियां को भी परिचय में, जीवन परिचय में लिख सकते हो, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में लिख सकते हो। अब यहाँ पर कहानी का यानी कि साक्षात्कार जो स्टार्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। जैसे 2 व्यक्ति समक्ष में बैठते हैं और उनसे पूछते हैं रस्मवाज पे कि चलिए आप अपने जीवन के बारे में बताइए, आपने अपने जीवन में कौन कौन सी परेशानियां को फेस किए, और जीवन में कितने प्रकार की कठिनाइयों के झेले, और कौन सी कठिनाई में आप उस कठिनाई को, सिचुएशन को, दुख को किस प्रकार से झेले, किस प्रकार से उसको नकार दिए, किस प्रकार की परिस्थितियों को टाल करके तुम अपने जीवन में आगे बढ़े। तो यह कहानी की शुरुआत होती है जब ये बहुत छोटे थे। ये इमेज में जो तुम देख रहे हो, यह पंडित बिरजू महाराज का इमेज है, जो वास्तविक नहीं है, एक काल्पनिक है, रियलिटी नहीं। रियलिटी में इमेज में रूप में दिया गया है, देख लीजिए। यह रामपुर के नवाब के, इसके पिताजी, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी रामपुर के नवाब
जो रईस लोग होते थे, जो अमीर राजा महाराजा हुआ करते थे, उसके दरबार में जाते थे। रामपुर के जो नवाब थे, राजा महाराजा जो थे, उसके दरबार में वह जाया करते थे। और वहाँ पर कथक नामक एक नृत्य होता है, वहाँ पर डांस पहले का जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वह जो नृत्य करते थे अपने राज दरबार में उसको रखते थे और उसको बुलाते भी थे नृत्य करने के लिए। कथक नामक एक नृत्य होता है, डांस होता है उसको करने के लिए। तो जैसे ही इसके पिता बिरजू महाराज इसके पिताजी रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य करने के लिए भी जाते भी थे और नृत्य का यह मास्टर भी, यानी डांस भी सिखाते थे और करते भी थे। एक दिन की बात है, जब यह बिरजू महाराज लगभग 6 वर्ष की उम्र की, लगभग कितने वर्ष की, 6 वर्ष की उम्र के थे, तो वह भी अपने पिताजी को जीत करके बोले कि पिताजी से जीत किए कि हम भी वहाँ पर जाएंगे नृत्य करने के लिए, हम भी जाएंगे राज दरबार में देखने, नवाबों के महल को देखने के लिए हम भी जाएंगे वहाँ पर। बोले ठीक। उसका एक तो ये पहले इसके पिताजी इसको बहुत मना कर रहा, लेकिन बच्चे तो जिद्दी होती है, वो बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मम्मी को भी मनाए कि मम्मी बोलिए इसको लेके जाने के लिए। तो बहुत जिद करने के बाद पंडित बिरजू महाराज अपने पापा को मम्मी को कन्विंस किया और उसकी मम्मी भी जिद करने लगी इसके पापा से। तो इसके अपने पापा के साथ यह दरबार में चले गए। चले इससे थोड़ा एक प्लेस बैक आते, थोड़ा पीछा जाते हैं। जब इसके पिताजी राज दरबार में जाते थे ना, तो उस समय अपने बेटे को यह बहुत होमवर्क 7 दिनों का होमवर्क देकर चले जाते थे। 7 दिनों का होमवर्क देकर चले जाते थे और बोलते अपने बच्चे को यह खुद ही सिखाते थे। इसके बिरजू महाराज के पिताजी जो थे इसको सिखाते थे। और जब वो राज दरबार जाया करते थे तो 7 दिन का होमवर्क दे देते थे और बोले इस 7 दिन में तुम इसको बना लेना। लेकिन वो 7 दिन में नहीं, 3-4 दिन में होमवर्क बना करके रेडी कर लेते थे और मम्मी को वो सुनाते कि देखिए माँ हमें याद हो गया, और अपनी मम्मी को सुनाते। जब भी उसके पिताजी वहाँ से आते दरबार से तो उसको सुना देते थे। कुछ कुछ गलतियाँ होती थी, छोटे बच्चे हो सकता है छोटा मोटा गलती, लेकिन वह होमवर्क पूरा कर लेते थे। जब भी उसके पिताजी राज दरबार से आते थे, जब वो वहाँ से आते थे ना, तो इसको रिहाज करवाता, प्रैक्टिस करवाता। शायद आखिर तुम पढ़ी हो, अच्छे से सुन रहे हो मेरे बात को, इंक्लूड कर रहे हो, समझ रहे हो ना, यही बात तुम पढ़े हो। तो रिहाज करवाता था। रिहाज कराने के दौरान क्या होता था कि जब ये डांस उसको प्रैक्टिस बोलता है, अपने बेटे को इतना प्रैक्टिस करवाएंगे इसको नृत्य में कोई पीछा न कर पाए, इसको पीछा न कर पाए। तो पिता उधर से आकर के इतना डांस करवाता था, इतना नृत्य करवाता था, बेचारा छोटा बच्चा पसीनों से लथपथ हो जाता था। तब भी उसको बोलता और करो और करो। उसकी माँ बोल रही थी कि थोड़ा नन्हा बच्चा है, इसकी जान लीजिएगा आप, इतना इसको रियाज क्यों करवाते हैं, ऐसे करके उसको बोलते रहते थे। अब जो है ये सब जब हो गया, तब जब 6 वर्ष की उम्र में जब वो अपने पिताजी के साथ राज दरबार में चले गए, नवाबों के दरबार में चले गए, तो जा करके वहाँ पर बोले कि तुम क्यों आए हो, क्या तुम नृत्य जानते हो, डांस करना, कथक नृत्य जानते हो? तो बच्चा बोले हाँ करें जानते हैं। तो राजा महाराजाओं के सामने में वो क्या नृत्य करना स्टार्ट करते, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वह नृत्य करना प्रारंभ किया तो उसके नृत्य को देख करके राजा बहुत खुश हुए। बोले इतनी कम उम्र में इतना अच्छा डांस कौन करता है, तुम जो है ना आज से मेरे दरबार में रह जाओ। बोले कि राजा क्या आदेश दिया, इस बच्चे का जितना भी खर्च होगा मैं देखूंगा, ये आज से राजमहल में इसी नवाबों के महलों में, नवाबों के शहर में रहेंगे और यहीं पर रहकर यह अपना हमें नृत्य दिखाएंगे और अपनी पढ़ाई भी यहाँ पर पूरा कर देंगे। लेकिन उधर उसके पिताजी के मन में दुविधा बैठ गई कि हम जब इधर से वापस जाएंगे इसके मम्मी को क्या सुनाएंगे कि मैंने अपने बेटे को राज दरबार में ही छोड़ दिए, उसको क्या जवाब देंगे। तो एक बार तो उधर से चल आया, उसकी मम्मी को बोल दिया कि वो राज दरबार में नवाबों के दरबार में ही रह गए हैं, राजा उसको रोक लिए हैं, वहीं पर वो रहेंगे। उसकी मम्मी बहुत उदास हुए। ये अपने मतलब सक्षम से बोल रहे हैं, सारांश के रूप में बोल रहे हैं। तुम सब भी अपना अपना परसेप्शन हो सकता है, दूसरा टीचर दूसरे प्रकार से कह सकता है, जो समझे उसी हिसाब से भी कह रहे हैं, तुम जो समझे तो अपने हिसाब से कह सकती है। चलिए आप सुनकर। तो वह बोले कि ठीक है, अब जो है वो तो जब उधर से उसके पिताजी आ रहे थे अपने बेटे को छोड़ करके, तो मनी मैम कह रहा था कि जब हम उधर से बिना अपने बेटे के साथ में नहीं रहेंगे तब आएंगे। तो इसकी माँ बहुत उदास होगी। तो रास्ते में वह भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किए, हे देवी देवता, हे विष्णु भगवान, हे हनुमान से,
कोई एक पर्सनल देवी जी का नाम लिया, हनुमान जी का शायद नाम लिया, हनुमान जी का बोले कि मेरे बेटे अगर यहाँ से चल जाएंगे ना तो आपको लड्डू चढ़ाएंगे, आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना कहते हैं। संजोग से क्या हुआ, जोग से कि उसके राजा भगवान को मिठाई का बोले मिठाई चढ़वाएंगे, तो उसे राजा को कुछ संदेश हुआ, ये कुछ उसको एहसास हुआ। उसने बोला कि इतना छोटा सा बच्चा यहाँ नवाब के दरबारों में रहकर क्या करेंगे, उसको अभी पढ़ने लिखने का समय है, जाइए बड़ा होकर। उसके पिताजी बोला बड़ा होगा तो यहीं पर आकर तो नाच ड्रामा करेबे करेगा, तो इसको पढ़ने लिखने का उम्र, पढ़ने लिखने दिया जाए। तो फिर वहाँ से पूरा जो कितना लगा कि वहाँ से वो मतलब निकल करके उसको बोला ठीक है तुम जाओ घर जाओ। तो वहाँ से अपने बेटे को लेकर के दूसरे दिन ये अपने घर चले। घर जब चले आए ना तो धीरे धीरे वह छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे ना, हाँ उसके बिरजू महाराज का एक दोस्त भी था, जो उसके पिताजी उसका एक दोस्त थे, जो बिरजू महाराज इस अपने बेटे को भी सिखाते थे और उसका एक दोस्त था उसको भी सिखाते थे। समय बीते का कोई प्रोग्राम आता था ना, उस समय प्रोग्राम इसको लेकर जाते थे, 50 पैसे देते थे ऐसे करके। एक गंडक बांधा जाता, गंडक बोले कि ये सब किया दोनों, जब पंडित बिरजू महाराज और इसका जो एक दोस्त था वह दोनों जब बड़े हो गए, बड़े होने से क्या हुआ कि दोनों को प्रोग्राम में बहुत दूर दूर तक ले जाने लगा। तो बोले कि ठीक है तुम सब अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तुम अच्छा डांस करता है, हम तुम्हें गंडक बांधेंगे। गंडक एक सर्टिफिकेट होता है कि तुम सब जो है हमें जो है ना 500 रुपया अगर दे दोगे तो हम तुम्हें गंडक बांधेंगे, मतलब सर्टिफिकेट दे देंगे, एक प्रूफ दे देंगे तुम अच्छे डांसर हो, तुम डांसर हो, सर्टिफिकेट दे देंगे, गंडक दे देंगे, सर्टिफिकेट के समान होता है। तो वह बोले ठीक है। संजोग से क्या हुआ, इन दोनों दोस्त को, बिरजू महाराज और उसके जो दोस्त थे, इनको एक प्रोग्राम मिली। उस प्रोग्राम में जाकर इतना अच्छा से परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा से डांस किया, इस बहुत ज्यादा रुपया हुआ। उस समय 500 रुपया आजकल के करीब हजारों रुपये के बराबर होता है। उस समय में 500 रुपया कमाया, 500 रुपया वह अपने पिताजी को दिए, इसका दोस्त भी पिताजी को दे दिए। जब ऐसे करके समय बीत रहा था, कुछ समय के बाद जब इसके पिताजी का मृत्यु हो गया, इसके पिताजी की मृत्यु कब हुआ तो बताइएगा, जब 54 वर्ष के जब इसके पिताजी थे तब इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसके पिताजी 54 वर्ष में बोलते इसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब इसके पिताजी का मृत्यु हुआ, अब इस पर दुख का पहाड़ टूटने लगा। दुख का पहाड़ मतलब समझ रहे, कष्ट आने लगा, गरीबी में इसका जीवन गुजरा, अब गरीबी यहाँ से शुरू हो गई। उस दिन जिस दिन इसके पिताजी का मृत्यु हुआ, उस दिन से मान लो दुख का पहाड़ इस पर टूट गया। वो खाने की लाले उसे पड़ गई। उसको अपने पिताजी के लिए उसे कफन तक का भी उसके घर में रुपया नहीं था उसके देते, क्योंकि प्रोग्राम नहीं आ रहा है। तो प्रोग्राम आते था उसको रुपया होता, किसी तरह से प्रोग्राम कर करके कुछ न कुछ रुपया जुटाया और अंतिम संस्कार किए। अपने इसके चाचा जी, जिसका नाम था शंभू महाराज, नाम पढ़े थे अभी, शंभू महाराज इसके चाचा जी थे। तो उसके चाचा जी ने थोड़ा मोड़ा रुपया उसको दिया कर्ज स्वरूप, और बोला कि जिससे तुम अपना काम धंधा करो, अपना काम निपटाओ, 10वीं करो। जिसका 13वीं होता है ना, मृत्यु हो जाता है, 10वीं तक का काम किया इन्होंने। उसके बाद किसी तरह से मैनेजमेंट करके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, पंडित बिरजू महाराज। अब दुख का तो पहाड़ इस पर टूट ही गया था, अब इसका आगले का जीवन देखिए। अब इस शोक में उसकी माँ भी बीमार पड़ने लगी, अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, ना कोई प्रोग्राम मिलता था, किसी तरह से अब गरीबी में इसका जीवन बीतने लगा। क्या होता है कि समय जब बीत गया, तो बीतने के दौरान क्या हुआ, कुछ समय बीते तब जाकर इसकी माँ को एक इच्छा होने लगी, जो अभी जस्ट तुरंत बताए थे तुम सबको जिज्ञासु बनाने का। इसकी माँ की एक इच्छा हुई कि हम कुछ समय के बाद मर जाएंगे, तो मेरा बेटा को देखने वाला कौन है, मेरे बेटे को देखने वाला कौन है, इनसे अच्छा है कि अपने बेटे का शादी कर लो। उसके मम्मी भी उसको बचपन में पढ़ाते दिखाते थे, सिखाते थे, तबला बजाने के लिए, नृत्य करने के लिए उसके मम्मी भी उसको सिखाते थे। उसकी अपने मम्मी की बात वह कभी नहीं खाती। बोले कि मम्मी अब हम सब अपनी इतना गरीबी में तो अपना दुख झेले रहे हैं, और शादी करके वो दुख का पहाड़ क्यों हम पर तोड़ना चाहते। अपनी मम्मी बोला, मैं बोले कि हम मर जाएंगे तो तुम्हारे शादी कौन देख पाएगा। तो बोले ठीक है, मैं आपके बात को नहीं काटूंगा, मतलब उसकी बात को न टालूं, और मैं तुम्हारे लिए लड़की देख चुका हूँ। उसकी मम्मी बोला चलो ठीक है, जब ऐसी बात है तो कर ही लीजिए। तो जब वो शादी किए, तो शादी ब्याह में भी कर्ज होता है, उसका भी कर्ज हुआ। और मात्र 2 दिन के बाद उसको एक प्रोग्राम लगा। प्रोग्राम में जितना रुपया कमाया
कि उससे जिसने जितना भी कर्ज लिया था सभी कर्ज माफ हो गए, सभी कर्ज वाले को दे दिया। उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद और भी उसे प्रोग्राम आने लगे। जब उसको प्रोग्राम आने लगे ना, तब वो अपने जीवन में पीछे मुड़ कर नहीं देखा। दिन दुगुनी चार दुगुनी उन्नति प्रगति करते थे, यानी उसे जीत मिलते रहा, सफलता मिलते रही। और जितना सफलता मिल लेते, जितना जीत मिल रहा था उतना निखर रहा था, उतना उसको लोग जान रहा था। निखरना मतलब उसको उतना प्रसिद्धि मिल रही थी, फेमस हो रहे थे, उसको और उतना लोग जाने लगे। तो जगह जगह उसके पंडित बिरजू महाराज के बहुत सारे शिष्य बन गए, बहुत सारे शिष्य बने। और उस शिष्यों ने मिल करके जगह जगह पर अनेक प्रकार का नृत्य सिखाना प्रारंभ कर दिया। और इसमें बहुत प्रकार का स्कूल भी कई जगह खोल दिए और वहाँ पर बच्चे सब पढ़ने लगे। और इतना इसका अपने जीवन में जो काम किया, इस काम के फलस्वरूप उसे संगीत साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिला, अवार्ड भी मिला सरकार के द्वारा। बोला कि देखिए एक व्यक्ति के जीवन में इतना दुख होने के बाद, हाँ, जब इसकी शादी हो गई थी बताए थे, शादी हुई उसके बाद ही उसकी दिन दुगुनी प्रगति होने लगी। तो इसलिए कहा जाता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और जिसके भी घर जाता है तो उसको उन्नति प्रगति, हाँ, उसको लक्ष्मी जो होती है उसको पर्दा ही होगा। जब उसको अनपर्दा हो जाएगा, धन को छिपा कर रखते हैं ना, जब वो घर से बेकाबू हो जाएगा तो उसके घर में संपत्ति नहीं बना। इसलिए तुम सब भी इस कहानी से ज्ञान ले रहा कि हम सब लक्ष्मी के स्वरूप हैं। अगर लड़की का अपमान कोई करेगा तो उसके घर से संपत्ति का लक्ष्मी चली जाती है। कई भी औरत जाति का अपमान होता है तो वहाँ से लक्ष्मी का वास हट जाता है, वहाँ पर लक्ष्मी नहीं रहती। समझे? बंद कर दीजिए। अब इसमें